हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो कि था एसिड बेस साल्ट का आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में या हाइड्रेटेड साल्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इस चैप्टर को, जिसमें कि हमने सारी बातें कर ली थी। सबसे पहले हमने इंडिकेटर्स पढ़ा, फिर हमने एसिड्स पढ़ा, फिर हमने बेसेज पढ़ी, फिर हमने साल्ट्स पढ़ा, फिर सम इम्पोर्टेंट साल्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ा। कॉमन साल्ट से कौन कौन सा केमिकल मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टडी की, फिर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात की, जिप्सम के बारे में बात की। सारी बातें करने के बाद आज हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पर, आज हम लोग पहुंचे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड साल्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्या होता है हाइड्रेटेड साल्ट, पहले वो समझ लेते हैं। नोट में लिखा हुआ है डिफिनीशन, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड साल्ट क्या है, पहले हम लोग हाइड्रेटेड साल्ट समझते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि साल्ट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। साल्ट क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और साल्ट का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या, उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। फिक्स्ड पैटर्न होता है। मैंने बताया था ना, दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे कहा जाता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है, और एमोर्फस सॉलिड उसे कहा जाता है जिसका जिसके जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी कोई पैटर्न नहीं होता है। कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी रह सकता है, तो वैसा सॉलिड हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे कि वैसा सॉलिड जिसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनका एक फिक्स्ड पैटर्न है। समझ गए बात। तो साल्ट सारे के सारे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कई ऐसे साल्ट होते हैं जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके अंदर में क्रिस्टल्स होंगे, तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं, या उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे साल्ट को कहा जाता है हाइड्रेटेड साल्ट। देखिए नोट में डिफाइन किया गया है, आपके नोट में डिफाइन किया गया है कि साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दोज साल्ट्स इन व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स आर अ पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट्स। यानी कि साल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और वैसे साल्ट्स जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वाटर मॉलिक्यूल एक पार्ट हो, यानी जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या हो, वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हो, वाटर के मॉलिक्यूल उसका एक पार्ट बन गया हो, उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। समझ गए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ हाइड्रेटेड साल्ट्स के एग्जांपल लिए हैं। देखिए आप यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसके अलावा भी आप एक लिख सकते हो वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। देखो जरा ध्यान से, कैल्शियम क्लोराइड देखिए फॉर्मूला है CaCl2, कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल में ट्रैप है, 6। उसी तरह कैल्शियम नाइट्रेट में देखिए 4 वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। कैल्शियम सल्फेट में 2 है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट क्या था, जिप्सम था। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कि CaSO4 हाफ H2O, यानी कि आधा H2O, जो कि मैंने कहा था ना आधा H2O नहीं होता, मॉलिक्यूल तो आधा थोड़े होगा, सच में होता क्या है, 2 CaSO4 के बीच में, 2 कैल्शियम सल्फेट के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप होता है। ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.half H2O। यहाँ भी देखो वाटर ऑफ मतलब हाइड्रेटेड साल्ट है। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल कहते हैं। इसमें भी देखिए 5 H2O, 5 को वाटर मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टल का पार्ट है। फेरस सल्फेट देखिए 7 H2O, क्या है फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रोल। तो इसमें भी देखिए क्या है, 7 वाटर मॉलिक्यूल इसका पार्ट है, इसके एक क्रिस्टल का पार्ट है। ठीक देखिए जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट क्या है, ये व्हाइट विट्रोल, याद रखिएगा जिंक सल्फेट का कॉमन नेम क्या है, व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल में भी देखिए 7 को वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल का पार्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट देखिए इसमें भी 7 वाटर मॉलिक्यूल है। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहते हैं, इप्सम साल्ट्स, क्या कहते हैं, इप्सम साल्ट, EPSOM, इप्सम SALT साल्ट। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट का कॉमन नेम है इप्सम साल्ट,
EPSOM, इप्सम, SALT साल्ट, इप्सम साल्ट। और एक इसके बाद है क्या, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, 10H2O, इसमें भी 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, इसके पार्ट है। इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट को हम कहते हैं गॉबलर साल्ट, इसे हम क्या कहते हैं, गॉबलर साल्ट। तो ये सारे देखिए इन सभी के सभी साल्ट्स जो हैं, इन सभी में क्या मौजूद है, इन सभी में देखिए तो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर इसका एक पार्ट है। इन सभी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए हर जगह वाटर मॉलिक्यूल है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, हाँ, ये वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होने की वजह से ये सारे के सारे साल्ट क्या कहलाएंगे, हाइड्रेटेड साल्ट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाइड्रेटेड साल्ट्स कहलाएंगे। तो आई होप पहले आपको हाइड्रेटेड साल्ट्स क्लियर हो गया होगा। हाइड्रेटेड साल्ट्स वैसे साल्ट्स हैं जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वाटर मॉलिक्यूल एक पार्ट है, या जिसके फॉर्मूला हर एक फॉर्मूला यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है हाइड्रेटेड साल्ट। डिफिनीशन देख लीजिए, नोट में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। हाइड्रेटेड साल्ट कौन सा साल्ट हुआ, वैसा साल्ट जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वाटर मॉलिक्यूल एक पार्ट है, वो कहलाता है हाइड्रेटेड साल्ट। समझ में आ गया होगा। और हाइड्रेटेड साल्ट के इतने सारे एग्जांपल, और भी एक वाशिंग सोडा मैं लिखना भूल गया था, वाशिंग सोडा भी याद रख सकते हो आप। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 10। वाशिंग सोडा में 10 होते हैं। मैंने कहा था ना कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसके 4 फॉर्मूला है। एक एनहाइड्रस वाला है जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं, फिर उसके बाद जो है सो एक मोनोहाइड्रेट वाला था, एक हेप्टाहाइड्रेट वाला था, और एक डेकाहाइड्रेट वाला था। याद होगा, डेकाहाइड्रेट वाला जो है, अगर नहीं पढ़ा ये तो आप जाके वाशिंग सोडा वाला लेक्चर देख लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारे हाइड्रेटेड साल्ट है। अच्छा, हाइड्रेटेड साल्ट तो समझ में आ गया। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझना है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो वैसा वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा, वैसा वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रेटेड साल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट है, कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहां पर ये 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे देखिए कैल्शियम नाइट्रेट में 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, तो ये कहलाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वैसे वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रेटेड साल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट है। आया समझ में। इसको हम जनरल वाटर नहीं कहेंगे, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल का पार्ट है ना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देखिए नोट में डिफाइन किया गया है कि द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट are called water of crystallization, are called water of crystallization। समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो जितने भी साल्ट्स हैं, इन सभी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट तो ऑलरेडी पानी है, तो ये सब तो वेट होते होंगे, ये सब तो गीले गीले होते होंगे। आंसर है ऐसा कुछ नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साल्ट को वेट नहीं करता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्यों नहीं करता है, पानी तो है। तो आंसर ये है बुआ कि ये पानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर मॉलिक्यूल, सो इट डज नॉट वेट द साल्ट। ये साल्ट को वेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। आया समझ में। अगर ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल होता तब न गीला करता, तो चूंकि ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ये साल्ट को गीला नहीं करता है। देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर बट इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सो इट डज नॉट वेट द साल्ट। चूंकि ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है और ये क्रिस्टल का ही पार्ट है, गीला कब करेगा? जब बाहर वाला पानी होगा, क्रिस्टल के बाहर से आएगा तब ना क्रिस्टल को साल्ट के मॉलिक्यूल को घुलाएगा। ये तो उसका ही पार्ट है, तो ये वेट कैसे करेगा? तो चूंकि आपसे कोई पूछे, अगर ज्यादा आपको समझ में ना आ रहा हो तो इतना याद रखिए कि चूंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, इसीलिए वो साल्ट को वेट नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर इसके बाद बात करें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये वेट नहीं करता है तो फिर ये करता क्या है? फिर ये करता क्या है? तो ये करता क्या है ये सुनिए। ये
साल्ट को या हाइड्रेटेड साल्ट का क्रिस्टल फॉर्म करने में हेल्प करता है और उसे एक सर्टेन कलर देता है। अभी मैंने तुरंत कहा जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर का होता है। कलर होते हैं, साल्ट्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। तो वो जो कलर है उसके पास, साल्ट के पास जो ये रंग बिरंगा रंग है, ये जो कलर है उनके पास, ये कलर किसकी वजह से है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका जो क्रिस्टल है वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी किसकी वजह से? वो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जितने भी हाइड्रेटेड साल्ट हैं उन सभी में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां क्या करता है? वो साल्ट को एक सर्टेन कलर देता है और उसको एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में बरकरार रखता है। और इसका सबसे अच्छा है, इसको आप समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि कोई भी हाइड्रेटेड साल्ट ले लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी हाइड्रेटेड साल्ट ले लीजिए, लेट्स सपोज कॉपर सल्फेट ले लीजिए, और उसे आप क्या कर दीजिए? स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, बहुत ज्यादा गर्म कीजिए। तो क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है या 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहां देखिए जो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कॉपर सल्फेट के अंदर, ये वेपर बन के उड़ जाएगा। ये वेपर बन के उड़ेगा और देखिए जो ही ये वेपर बन के उड़ेगा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ब्रेक कर जाएगा और वो एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिस्टल गया, इट मींस क्रिस्टल को कौन मेंटेन रखा था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट को जो ही आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आपको उसका एनहाइड्रस फॉर्म मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट का जब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाता है ड्यू टू स्ट्रांगली हीटिंग, बहुत ज्यादा गर्म करने की वजह से, तो वो हाइड्रेटेड से क्या बन जाता है? एनहाइड्रस बन जाता है। क्या बन जाता है? एनहाइड्रस। और एनहाइड्रस बनते ही दो चीज होती है, पहला वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो नहीं रह जाता है, और दूसरा उसका जो कलर है वो गायब हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ये दो चीजें होती हैं स्ट्रांगली हीटिंग से। तो यहां पर मैं अगर चाहूं तो मैं लिखकर अगर बताऊं आपको, तो कोई भी आप हाइड्रेटेड साल्ट ले लीजिए, हाइड्रेटेड साल्ट ले लीजिए और उसे आप गर्म कर दीजिए स्ट्रांगली। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गर्म करना होगा। स्ट्रांगली गर्म करोगे तो आपको मिलेगा क्या? एनहाइड्रस साल्ट। क्या मिलेगा? एनहाइड्रस साल्ट मिलेगा। ये क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और एक कलरफुल मटेरियल होगा। इसका अगर आप देखोगे तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर भी गायब हो जाएगा। इट मींस जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो कलर देने का काम करता था और क्रिस्टल को मेंटेन करता था। देखिए नोट में लिखा भी हुआ है कि व्हेन हाइड्रेटेड साल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली देन इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड वी गेट एनहाइड्रस साल्ट। यानी कि जो ही आप गर्म करते हो तो क्या हो जाता है? इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है और ये क्या मिलता है आपको? एनहाइड्रस साल्ट मिलता है। और नेक्स्ट लाइन देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स अ रेगुलर शेप टू द साल्ट एंड साल्ट इज क्रिस्टल एंड सर्टेन कलर। यानी ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो उसे एक रेगुलर शेप देता था उसके साल्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, और उसको एक सर्टेन कलर देता था। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जाते ही ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि उस एनहाइड्रस साल्ट को आप फिर से वाटर के कंटेक्ट में रख दीजिए, मॉइस्चर के कंटेक्ट में रख दीजिए, फिर से वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल को और फिर से उसमें कलर आ जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट को आप ले लीजिए, गर्म कर दीजिए, कॉपर सल्फेट का ब्लू रंग वेनिश हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। लेकिन फिर उसे अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग से और फिर से वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये होती है बातें, समझ गए? तो कई साल्ट्स में ये गुण पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड साल्ट देयर मॉलिक्यूलर शेप एंड कलर वेनिसेज एंड दे बिकम कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस। यानी कि जो ही आप उसे बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसका कलर गायब हो जाता है, उसका रेगुलर शेप गायब हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है और एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। हाइड्रेटेड साल्ट क्या है समझ में आ गया। वैसा साल्ट
जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट हो कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड साल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल के लिए सारा का सारा आप याद रख सकते हो, और ये भी याद रख सकते हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेट नहीं करता है साल्ट को, क्यों, क्योंकि वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। हाइड्रेटेड साल्ट को स्ट्रांगली हीटिंग करोगे वो एनहाइड्रस साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एनहाइड्रस साल्ट का मतलब क्या, वैसा हाइड्रेटेड साल्ट जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट कर गया ड्यू टू स्ट्रांगली हीटिंग। ठीक है, हाइड्रेटेड साल्ट का एक फिक्स सॉलिड शेप होता है, और दूसरी बात उसका एक कलर होता है। एनहाइड्रस साल्ट पाउडर फॉर्म में होता है और इसका कोई कलर भी नहीं होता है। इतनी ही बात इस टॉपिक में हमें याद रखनी थी। आई होप आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया हो, हाइड्रेटेड साल्ट समझ में आया हो। अब देखिए, ये सब बातें करने के बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे हम बात करना चाहेंगे, जो आपने अभी तक पढ़ा उनको चैलेंज करेगा वो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस टेस्ट लिया था उसमें भी आपको मिला होगा क्वेश्चन, कि जो सोडियम कार्बोनेट है, यू नो सोडियम कार्बोनेट, जैसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट यू नो उन फ्यू मॉलिक्यूल फ्यू मेटल कार्बोनेट्स में से है जो वाटर में डिजॉल्व होता है। मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट उन चुनिंदा मेटल कार्बोनेट्स में से है जो वाटर में घुलता है, नहीं तो जनरली मेटल कार्बोनेट घुलता नहीं है पानी के अंदर, तो ये घुलता है, चलो ठीक है घुलता है। लेकिन ये देखा गया कि इसे अगर कोल्ड ड्रिंक में आप घुलाने की कोशिश करोगे, किसे, सोडियम कार्बोनेट को अगर आप कोल्ड ड्रिंक में घुलाने की कोशिश करोगे और तेजी से घुलेगा। आंसर है ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बाबू, इसका रीजन ये है कि सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट है, और कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है। कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है। और अगर उसे आप सॉफ्ट ड्रिंक में घुलाने जाइएगा या कोल्ड ड्रिंक में घुलाने जाइएगा, तो आप सभी को ये पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है या जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है, यू ऑल नो इट, ये आपको पता होना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होने की वजह से उसके अंदर वो एक एसिडिक हो जाता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक होता है। मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास अगर आप क्या करोगे, वेट लिटमस पेपर ले जाओगे ब्लू, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो यानी कि वो एसिडिक होता है नेचर में। तो सॉफ्ट ड्रिंक का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और जो ही आप उसमें एक सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो सोडियम कार्बोनेट बेसिक है और सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक है। तो ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व मोर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स देन वाटर। वाटर न्यूट्रल है, उनमें भी घुलेगा लेकिन उनमें ज्यादा टाइम लगेगा घुलने में, उसकी तुलना में सॉफ्ट ड्रिंक में जल्दी घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक नेचर में एसिडिक होता है, ये याद रखिएगा। ये एक क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन था। एक और यूनिक क्वेश्चन है, याद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने जब बेस पढ़ा तो हमने बेस में ये पढ़ा कि वैसे सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज करता है वही कहलाता है बेस, याद होगा आपको। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अमोनिया, यू नो अमोनिया, अमोनिया मीन्स NH3, ये बेसिक होता है। ये नेचर में क्या होता है, बेसिक, वीक होता है, वीक बेस है, ये एक वीक बेस है, लेकिन ये बेसिक होता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसके पास तो OH है ही नहीं, क्या सब अमोनिया के पास कहीं आपको OH दिख रहा है, कहीं पर OH नहीं, फिर अमोनिया बेसिक कैसे है, ये तो बेसिक नहीं होना चाहिए। अगर हो भी जाए तो इसके पास हाइड्रोजन है, चांस भी बनता है तो अधिक से अधिक ये क्या होना चाहिए, एसिड बन जाता। ये बेसिक कैसे है, क्वेश्चन समझ में आया कि अमोनिया के पास कोई हाइड्रोक्साइड ग्रुप नहीं है या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, फिर वो बेसिक कैसे है, फिर वो बेसिक कैसे है। तो इसका आंसर ये है बउआ कि अमोनिया को जो ही आप पानी के अंदर घोलोगे, अमोनिया को जो ही आप पानी के अंदर दोगे, किसके अंदर दोगे, पानी के अंदर, तो ये क्या करेगा, यू नो, जो वाटर होता है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, बराबर बराबर मात्रा में। मैंने क्या बोला था, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, जो न एसिडिक होते हैं न बेसिक, क्या उनके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन बराबर बराबर होते हैं। जितने हाइड्रोजन आयन उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन, कंसंट्रेशन सेम होता है। जो एसिडिक होता है उनमें हाइड्रोजन आयन अधिक होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कम होता है।
और जो बेसिक होता है उनमें हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होता है, हाइड्रोजन आयन कम होता है। होता दोनों है हर एक कंडीशन में। तो ये क्या करेगा, ये बना देगा NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। देखिए जो ही आपने इसे पानी के अंदर डिजोल्व किया, इसने अमोनियम आयन फॉर्म किया और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया। क्या ये हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा? कर देगा ना। तो जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन था और हाइड्रोक्साइड आयन था, जो ही आपने अमोनिया को वाटर में डिजोल्व किया तो NH3 जो था उसने एक हाइड्रोजन आयन को अपने में मिला लिया, तो वो हो गया NH4 प्लस अमोनियम आयन। और तो जो ही वो हाइड्रोजन आयन कंज्यूम करेगा तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। अरे पहले 10 लेट सपोज पहले 100 हाइड्रोजन आयन था और 100 हाइड्रोक्साइड आयन था, न्यूट्रल था। हमने अमोनिया डाला, अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने मान लो कि 10 हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब कर लिया या अपने अंदर में मिला लिया और अमोनियम आयन फॉर्म कर दिया। तो अब 90 को हाइड्रोजन आयन रहा ना और 100 को हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस तो नहीं किया, ये अमोनिया ने कोई हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं किया। अमोनिया ने बस हाइड्रोजन आयन को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बराबर बराबर था, लेकिन कंज्यूमशन होने की वजह से हाइड्रोजन आयन घट गया, हाइड्रोक्साइड आयन उतना का उतना ही रहा। तो देखने में क्या लगेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ गया और हाइड्रोक्साइड आयन बन गया तो बेसिक हो गया। आया समझ में? तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कोई, या किसी से आप भी पूछ सकते हैं कि बेस क्या होता है जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन हो। आपको अमोनिया के पास तो हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं, फिर वो बेसिक कैसे है? आंसर ये है कि अमोनिया में ये कैपेबिलिटी होती है, जो ही उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को अपने में से रिएक्ट करवाता है और खुद को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो अमोनिया क्यों बेसिक है नेचर में, समझ में आया, जबकि उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी बातें, ये 2 क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करनी थी। इसके बाद हम लोग, क्योंकि छोटा सा लेक्चर हुआ है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका क्या सॉल्यूशन होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसके डिस्कस कर दूंगा, बाकी जो क्वेश्चन मुझे लगेगा आपसे बन जाएगा वो ना आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। तो मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या है। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो देखिए लिखा है कि पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, मैंने पढ़ लिया है तो आप पढ़ लीजिए और देखिए उसमें लिखा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये कहता है, मैं आंसर दूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का बुक होगा आपके पास या नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए। लॉकडाउन की वजह से कई बच्चों के पास बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है कि 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उठाया है। 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, एक में एक एसिड है, एक में एक बेस है, एक में न्यूट्रल है, और आपके पास बस रेड लिटमस पेपर है। आपके पास बस क्या है, रेड लिटमस पेपर है। आप कैसे चेक करोगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या था, 3 टेस्ट ट्यूब, एक में एसिड, एक में बेस, एक में न्यूट्रल, और आपके पास लिटमस पेपर के नाम पे सिर्फ रेड लिटमस पेपर, ब्लू है ही नहीं। ब्लू होता तब ना हम ब्लू को रेड करके एसिड पहचान लेते, लेकिन हमारे पास बस रेड रेड है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है? ध्यान से सुनिए, हम सबसे पहले वो रेड लिटमस पेपर लेंगे और सबसे पहले डालेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से डालेंगे। कोई एक टेस्ट ट्यूब ऐसा होगा जिसमें वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, पक्का, जो बेस है उसमें वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास पता चल गया, उस पर हम लिख देंगे ये बेस है। एक तो साइड हो गया, बेस कौन है पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि कौन एसिड है, कौन न्यूट्रल है, क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर जब हमने एसिड में डाला होगा तब भी वो रेड ही रहा होगा, और न्यूट्रल में डाला होगा तब भी वो रेड ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जो ब्लू हो चुका लिटमस पेपर है उसके क्या करेंगे, 2 टुकड़े कर देंगे और दोनों में गिरा देंगे। जो न्यूट्रल होगा उसमें वो ब्लू वाला, जो रेड था बेस में जाने की वजह से वो ब्लू कन्वर्ट हो गया। तो अगर जो न्यूट्रल में डालोगे तो ब्लू ब्लू ही रह जाएगा, लेकिन जो एसिड में डालोगे वो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कौन एसिड है और कौन न्यूट्रल है। तो एक सिंगल कलर लिटमस पेपर से भी आप तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ब्लू रहता तब क्या करते, एसिड में डालते वो रेड कर देता और फिर रेड को तोड़ के दोनों में गिरा देते, बेस पता चल जाता।
तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर जिनको मैं पढ़ लेता हूं। पहले दिया है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, यानी मेटल कंटेनर में एसिड को क्यों नहीं रखना चाहिए, मैं बात कर चुका हूं इस पर क्लास में। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बता दिया मैंने, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और वो पॉप साउंड के साथ जलता है। फिर उसके बाद यह है कि अगर एक मेटल कंपाउंड है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इफेबरेंस देता है यानी बुलबुला निकलता है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, यानी बर्निंग कैंडल को वो गैस बुझा देता है और बर्निंग कैंडल को बुझा देता है। ऑब्वियस है भाई, बर्निंग कैंडल को बुझा दिया मतलब कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कौन पर कब प्रोड्यूस होगा, अगर व्हाइट सॉलिड है ऑब्वियस है कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और उस पर जब हमने HCl डाला होगा तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होगा। बात किए थे ना हम लोग, याद हो गया होगा, तो ये भी आप समझ में आ गया। अब इसके बाद यह है कि व्हाई डू HCl HNO3 etc शो एसिडिक बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ही क्यों करता है, ड्राई कंडीशन में क्यों नहीं करता है। ऑब्वियस ही बात है, एसिड का जो नेचर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होता है जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है। ये सब हम लोग कर चुके हैं क्लास में। एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, और जिस भी सॉल्यूशन के पास फ्री आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी लिक्विड तभी कंडक्टर होता है जब उसके पास फ्री आयन्स हो, आयन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो कोई पूछ रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आंसर हम यही देंगे क्योंकि उनमें आयन्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि व्हाई ड्राई HCl डज नॉट चेंज लिटमस पेपर कलर, मतलब ड्राई लिटमस पेपर कलर, यानी कि सूखे हुए लिटमस पेपर पर HCl गैस का कोई असर क्यों नहीं होता है, क्योंकि वाटर है ही नहीं। लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा कौन, एसिड के अपने उसका एक नेचर है ना, और उसका नेचर किस पे डिपेंडेंट है, हाइड्रोजन आयन पे, तो वाटर है ही नहीं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कहाँ से होगा। तो ये भी हो गया। व्हाई डाइल्यूटिंग एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू एसिड शुड बी एडेड इन वाटर नॉट वाटर टू एसिड, बिल्कुल ये बताए थे कि एसिड में पानी क्यों नहीं मिलाना चाहिए, पानी में एसिड क्यों मिलाना चाहिए, बिल्कुल बताया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सारी बातें लेक्चर पे आपने देखा होगा, तो ये बना सकते हो, बना लीजिएगा। इसके बाद यह है कि हाइड्रोक्साइड आयन कैसे अफेक्टेड होता है जब बेस मिलाते हैं, बेस मिलाओगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये सब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देख लेते हैं सारा का सारा, कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फार्मर कब जो है सो सेलेक्ट लाइम मिलाएगा या क्विक लाइम मिलाएगा या चौक मिलाएगा, तभी मिलाएगा जब क्या हो, उसका खेत एसिडिक हो, जब उसका pH 7 से नीचे हो तो वो बेस मिला सकता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद एक दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा, बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्व कर दूंगा। एक एग सेल के बारे में बात है, क्रस्ट एग सेल, याद रखिएगा जो अंडे का जो सेल होता है ऊपर का वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये याद रखिएगा आप। तो सारे के सारे आई होप क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे एनसीईआरटी से, कोई भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया है कि अल्कोहल में भी तो हाइड्रोक्साइड आयन है, अल्कोहल जो होता है उसमें भी OH होता है, तो वो क्यों नहीं बेसिक है नेचर में, और जिसमें हाइड्रोजन है जैसे मीथेन में हाइड्रोजन है तो वो क्यों नहीं एसिडिक है नेचर में। तो याद कीजिए मैंने कहा था कि हाइड्रोजन होने से या हाइड्रोक्साइड होने से कोई चीज़ एसिडिक या बेसिक नहीं हो जाता है, वो रिप्लेसेबल होना चाहिए, वो आयोनाइज होना चाहिए। तो वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा। फिर एक दिया है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, रेन वाटर करता है, क्यों, क्योंकि रेन वाटर में क्या होते हैं, एसिड्स घुले हुए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलता है, एसिड रेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके वाटर रेन वाटर में घुलता है, तो जो वर्षा होती है उसमें एसिड इम्प्यूरिटीज होती है, उसी इम्प्यूरिटीज की वजह से क्या होती है, एसिड्स होते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो ये सारी बातें हैं। फिर उसके बाद pH UH पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सब सारा का बन जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है कि मिल्क मैन जो है हल्का सा बेकिंग सोडा क्यों मिक्स करता है दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिक्स करता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसलिए मिक्स करता है वो मिल्क मैन क्योंकि जो दूध है उसमें होता क्या है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरियाज अपने एक्शन की वजह से उसके अंदर एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। एसिड का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो दूध एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होने की वजह से वो फट जाएगा। आप देखते हो ना, दूध फाड़ निकलेगा तो नींबू डाल दे तो फट जाता है, तो एसिडिक जो ही ज़्यादा हो जाएगा तो दूध फट जाएगा। तो मिल्कमैन जो होता है, जो ग्वाला होता है, वो दिमाग लगाता है, वो क्या करता है, हल्का बेकिंग सोडा डाल देता है। अब आप जानते हो बेकिंग सोडा क्या है, वो बेसिक है नेचर में, स्लाइटली बेसिक है, माइल्ड बेस है।
तो अगर आप बेकिंग सोडा मिक्स कर दोगे, जो एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा वो न्यूट्रलाइज होगा जाएगा किससे? बेकिंग सोडा से, और दूध खराब नहीं होगा, दूध लंबे समय तक क्या रहेगा? ठीक रहेगा। और बेकिंग सोडा मिलाने में कोई घाटा भी नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा खाने योग्य होता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें हो गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर फ्री कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, अगर मॉइस्चर मिल जाएगा तो वो सेट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का 2 यूज लिख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी भी मैंने लगभग डिस्कस कर दिया, और बाकी अब इसके बाद आप जो भी बुक बनाना चाहे आपकी मर्जी है। आपके पास अगर एमटीजी है तो एमटीजी बनाइए, एमटीजी फाउंडेशन कोर्स अच्छी किताब है, और ये जो भी बनाना आपको बनाइए। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एसिड बेस साल्ट। अब इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो किसी भी टॉपिक से होगा, यानी तो रिवीजन वीडियो आ सकते हैं, जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर रहे हैं उसका रिवीजन वीडियो आ सकता है, जो कुछ भी होगा चैनल पे अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।